Hello, my dear friends. Myself Salim Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। हम अपने वीडियोस के माध्यम से अपने लेक्चर को कवर कर रहे हैं और B.Ed के प्रोग्राम में जो आपका कोर्स है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोड है BED 2103। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डेफिसिट थ्योरी पर डिस्कस किया था, उसको क्लियर आउट करने का प्रयास किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसकंटिन्यूटी थ्योरी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं या भाषा का विकास भी कह सकते हैं। एक लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से डेफिसिट थ्योरी कहीं कहीं रीजन है, एक तरह से कि किस प्रकार से अगर हम डेफिसिट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं या उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से एक चिल्ड्रन जो है किस प्रकार से जब वो किसी नए इंस्टीट्यूशंस या कॉलेज या स्कूल्स में जाते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उन सब चीजों पर हम लोगों ने कहीं कहीं डिस्कस किया कि जो डेफिसिट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमें हेल्प कर सकता है एक न्यू कमर चिल्ड्रन के लिए या न्यू कमर स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको समझने के लिए। उसी के क्रम में या उसी के कह सकते हैं कि स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी ये डिसकंटिन्यूटी थ्योरी है ये भी अपने आप में एक ऐसा सिद्धांत है या एक ऐसे थ्योरीज के रूप में हम समझ सकते हैं जो कहीं न कहीं हमारे लैंग्वेज लर्निंग में या भाषा के विकास में क्या है हेल्प करती है। तो निश्चित रूप से इसको कहीं न कहीं नोम चॉम्स्की साहब ने जो है डिफाइन करने का प्रयास किया है और हम लोगों ने पिछले वीडियोस में या पिछले यूनिट में नोम चॉम्स्की साहब को कहीं न कहीं डिस्कस किया था और इनके जो है और एक मॉडर्न लिंग्विस्टिक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो इनकी एक थ्योरी थी LAD, इनकी एक थ्योरी थी LAD को हम लोगों ने डिफाइन किया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि इस थ्योरी को कहीं न कहीं हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं कंसल्ट किया होगा तो आप उसे सर्च कर सकते हैं और वहां डिफाइन किया गया है काफी अच्छे तरीके से और आप उसे देख सकते हैं। तो जो चॉम्स्की साहब हैं इनका मानना है कि डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं लैंग्वेज में। इनका कहना है कि जो है LAD जो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर एक पर्सन या कोई चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो उसके अंदर जो है कहीं अंतर्गत में कहीं न कहीं ये डिवाइस फिट होता है। अगर हम ये देखें कि सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमारा मोबाइल, लैपटॉप या कह सकते हैं कि कंप्यूटर वगैरह है, तो उसमें कहीं न कहीं जो डिवाइस या जो एप्लीकेशन हम कहते हैं अपलोड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं वो वर्क करता है। अगर वह एप्लीकेशन उसमें नहीं है तो निश्चित रूप से वह वर्क नहीं करेगा। सपोज दैट जैसे मोबाइल को लेते हैं और मोबाइल में हमने लैंग्वेज के फंक्शन को अपलोड किया है कि वह इंग्लिश में उसके जो वर्क होंगे या जो उसका आउटपुट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है या हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है या फिर हम किसी अदर कंट्री की जो लैंग्वेज है, चाइनीज है, पुर्तगीज है या जो भी फ्रेंच है, उनको भी कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित किया गया है। तो वो जो डिवाइस है या हम कह सकते हैं जो आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में लैंग्वेज के डिवाइस को अपलोड किया गया है, तो हम उसमें जिस भी भाषा में चाहेंगे अपने मोबाइल के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सेम वही प्रक्रिया है LAD की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि चॉम्स्की साहब का ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, पर्सन या चिल्ड्रन है, उसके अंदर कहीं न कहीं यह डिवाइस गॉड गिफ्टेड है। वह अगर भाषा को सीख रहा है, लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उसके अंदर वो डिवाइस फिट है और हमें केवल क्या करना है कि उसका यूज करना है। फंक्शन जो उसके अंदर फिट है वो पहले से गॉड गिफ्टेड है।
यानी हमें सोसाइटी या समाज में रह करके इस चीज को अपलोड नहीं करना है। तो कहीं न कहीं एलईडी का जो कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट है, चॉम्स्की के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि वह गॉड गिफ्टेड होता है और एक चिल्ड्रन या एक चाइल्ड या जो भी हमारा एक छोटा बच्चा है, बॉर्न बेबी है, उसके अंतर्गत कहीं न कहीं यह डिवाइस फिट होता है और वह फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली डेवलप करता है फिजिकली रूप से, तो उसका जो है लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर हमको जो है डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को कहीं न कहीं समझने के लिए इसके साथ थोड़ा सा हमें कंटिन्यूटी थ्योरी को भी देख लेना है। अगर हम डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को देख रहे हैं तो कहीं कहीं हमें कंटिन्यूटी थ्योरी को भी साथ में कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या है। निश्चित रूप से चाहे आप साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें या किसी प्रकार के भी डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या फिजिकल हो या किसी प्रकार का भी डेवलपमेंट है, विकास हो रहा है किसी भी व्यक्ति का, हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, तो निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट होता है वह क्या होता है, कंटिन्यूटी प्रोसेस में होता है, यानी कि ग्रेजुअली प्रोसेसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में कहीं न कहीं या एकाएक कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि हम यहां से यहां पहुंच गए। जो हमारा विकास होता है, जो कह सकते हैं एक जीव का क्रमागत विकास हो या एक निर्जीव का क्रमागत विकास हो, तो निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट होता है वह एक क्रमिक प्रक्रिया में, कंटिन्यूअस प्रोसेस में, या हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली प्रोसेस में चलता रहता है। निश्चित रूप से चाहे वह हमारे अपने मानव समाज का विकास हो, आप लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा और ये देखा होगा कि जिस पोजीशंस पे आज ह्यूमन प्रजाति या मानव प्रजाति है, तो निश्चित रूप से यहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत लंबा रास्ता तय किया है और उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास का क्रम है, वो कहीं ना कहीं क्या है, क्रमागत रूप से, ग्रेजुअली रूप से आप देखेंगे निरंतर लगातार हम लोग जो है डेवलपमेंट करते हुए आए हैं यहाँ तक। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूटी की थ्योरी है वह इसी बेस पर आधारित है कि जो डेवलपमेंट होता है या जो विकास की प्रक्रिया है वह क्रमागत होती है, ग्रेजुअली होती है और कहीं न कहीं क्या है, वह एक निरंतर प्रक्रिया में लगातार चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी जिस प्रकार से चॉम्स्की साहब ने एलईडी की बात की है कि एक व्यक्ति या चाइल्ड या जो भी हमारा बॉर्न बेबी है उसके अंतर्गत या उसके अंदर जो है यह डिवाइस फिट होता है, उसके मेंटली कह सकते हैं मानसिक रूप से वह इस डिवाइस को लेकर के ही कहीं कहीं फिजिकली रूप से जब वो पैदा होता है तो वो डिवाइस फिट होता है उसके पास और उसे बाहर से कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ वह एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो आपकी सोसाइटी, समाज और फैमिली की है और वो धीरे धीरे भाषा को वहां से सीखना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अगर यह डिवाइस एक बच्चे के अंदर नहीं होती तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे ही समाज में कहीं न कहीं जो है एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और भी ऐसे तमाम जीव हैं, सजीव हैं, तो क्या वो भाषा को लर्न नहीं कर सकते? क्या वो भाषा को सीख नहीं सकते? क्या हम अपने आसपास कुछ ऐसे पेट हैं हमारे जिनको हम अपने घरों में पालते हैं, बचपन से ला करके उनको पालते हैं, तो वो हमारी भाषा को क्यों नहीं सीख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो कहीं न कहीं जो एलईडी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाषा वही सीख सकता है जिसके अंतर्गत कहीं न कहीं वह डिवाइस फिट है। चॉम्स्की साहब के पहले कहीं न कहीं जो बिहेवियर कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग थे या बिहेवियर जो थ्योरी थी उसको मानने वाले थे, जिसको वाटसन साहब को हम मानते हैं, या वाटसन साहब को जो फॉलोवर थे उन लोगों का कहना था कि हमारा जो डेवलपमेंट या जो लैंग्वेज का विकास होता है वह बिहेवियर कॉन्सेप्ट पे है कि अगर फैमिली में जैसी भाषा लोग बोलते हैं या जैसा लोगों का आचरण व्यवहार होता है, जिस प्रकार की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, हमारा चाइल्ड या जो हमारा बच्चा होता है वही सीख लेता है। तो बिहेवियर थ्योरी को कहीं ना कहीं वाटसन साहब ने प्रमोट किया था, लेकिन चॉम्स्की साहब ने यही कॉन्सेप्ट दिया कि और बिहेवियर थ्योरी को नकार दिया कि अगर हमारे बच्चे के अंदर
एलईडी डिवाइस नहीं है, यानी कि एलईडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वह बिहेवियर से क्यों लैंग्वेज नहीं सीख सकता। अगर वो ऐसा कर सकता तो हमारे एनिमल, बर्ड्स और जो भी और सजीव अन्य प्रकार के जीव हैं वो भी सीख लेते। तो कहने का सेंस हमारा सिर्फ यहाँ यही है कि भाषा का जो विकास है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वह एक इस एलईडी डिवाइस के द्वारा होता है जो चॉम्स्की साहब ने दिया है। और एक थ्योरी कहीं न कहीं डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। इनका ये कहना है कि हम ग्रेजुअली लैंग्वेज को जरूरी नहीं कि सीखें, कहीं न कहीं हम जो है कह सकते हैं कि इंस्टिंक्ट स्टेज के द्वारा भी भाषा को हम लोग सीख सकते हैं, लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट स्टेज की बात इन्होंने क्या है, नोम चॉम्स्की साहब ने किया है। और इनका मानना है कि डिसकंटिन्यूटी थ्योरीज आर बेस्ड ऑन द अपोजिट आइडियाज, यानी कि यह अपोजिट आइडियाज की बात करते हैं। दैट लैंग्वेज इज अ यूनिक ट्रेट, so it cannot be compared to anything found among non-human and must therefore have appeared fairly suddenly during the course of human evolution। यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दो तीन बातों को आप देखें, चॉम्स्की साहब ने यहाँ डिफाइन करने का प्रयास किया है। अपोजिट आइडिया की बात करते हैं, यूनिक ट्रेट की बात करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कहीं न कहीं आप जो है सजीव का क्रमागत विकास की बात जो है ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की जाती है। यानी कि चॉम्स्की साहब भी ये मानते हैं कि हम जो है क्रमागत विकास करते हैं। क्रमागत विकास के साथ साथ निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा जो विकास होता है वह अपोजिट आइडियाज के आधार पर या डिस्टिंक्ट स्टेज के आधार पर भी कहीं न कहीं हमारा विकास होता है। और खास करके जो है लैंग्वेज के संदर्भ में हम इसको यूज कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस कोटेशन में जो चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, हम ये डिफाइन करने का प्रयास कर सकते हैं कि जो हमारी जो विकास की प्रक्रिया है वह कंटिन्यूटी प्रोग्रेस तो होता ही होता है, ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता ही होता है, बट उसके साथ कहीं न कहीं डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को भी बढ़ावा मिलता है। और खास करके लैंग्वेज में कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा कि यह अक्रमागत तरीके से भी लैंग्वेज या भाषा को हम सीख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिक ट्रेट की भी ये बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जो यूनिक ट्रेट की बात है वो कहीं न कहीं जेनेटिक रूप से जो है व्यक्ति के अंतर जो है वो उसकी बात करते हैं कि अगर जैसे एक व्यक्ति है उसकी आंखों का रंग नीला है तो उसकी जो नई जनरेशन है उसमें भी कहीं कहीं वो इफेक्ट आएगा और उनकी भी जनरेशन की जो अगली पीढ़ी है उनकी भी आंखों का रंग नीला हो सकता है। तो इस सेंस में जो है कहीं न कहीं ये इनका कहना है कि भाषा के विकास में कहीं न कहीं इस प्रक्रिया को भी हम फॉलो अप कर सकते हैं कि वह केवल जेनेटिक रूप से जो डेवलपमेंट होता है उस चीजों के भी यहाँ बात ये करते हैं। लैंग्वेज के डेवलपमेंट में यूनिक ट्रेट की बात भी चॉम्स्की साहब करते हैं। कहने का सेंस है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर आउट करने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी है वह किस तरीके से काम करती है। कहने का सेंस ये है कि अगर हम सपोज दैट करें कि एक प्लेग्राउंड है ये और कोई दो व्यक्ति यहां पर खड़े हैं, M1 एंड M2। M1 और M2 निश्चित रूप से जो है इसको हम थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम यहां करते हैं। एक ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है और M1 और M2 दो व्यक्ति यहां पर खड़े हैं। इनका कहना है M1 की जो थिंकिंग है वह सोच रहा है कि इस ग्राउंड को जो है हम
क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे? तो निश्चित रूप से क्या है, यह जो है इस ग्राउंड को क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करने की जो प्रक्रिया है वह ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या है, वह इसके डिस्टेंस को नापेगा और यहां से धीरे धीरे क्या है, वह इस किनारे से इस किनारे पास आउट हो जाएगा। सेकंड व्यक्ति भी यहां पर एक बैठा है और यह खड़ा है, जो भी कह सकते हैं, स्टैंड है। इसकी थिंकिंग यह है कि हम इसको क्या है, होप थ्रो, होप थ्रो के अकॉर्डिंग जो है इस ग्राउंड को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे या इसकी डिस्टेंस को नापेंगे। यानी कि कहने का सेंस ये है कि यहां पर दो पर्सन है और दोनों की थिंकिंग अलग है। इस ग्राउंड को क्या करने का, क्रॉस करने का या इसके डिस्टेंस को नापने का। होप थ्रो का यानी सेंस होता है कि उछल कूद करते हुए, ठीक है, जंपिंग करते हुए। ये पर्सन है ये जो सोचता है कि हम जो है यहाँ पर ग्रेजुअली धीरे धीरे इस ग्राउंड को क्रॉस कर जाएंगे, यहां से बाहर निकल जाएंगे और इसकी डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं या कह सकते हैं इसकी दूरी को नाप सकते हैं। दूसरा व्यक्ति है जो ये कहता है कि नहीं, हम होप थ्रो की अकॉर्डिंग कहीं न कहीं इस ग्राउंड को पार करेंगे या क्रॉस करेंगे या इसकी दूरी को नाप लेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ दो व्यक्तियों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों का क्या है, अलग अलग है। जो अपोजिट आइडियाज की बात चॉम्स्की साहब यहाँ कर रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों की जो थिंकिंग है वह अलग है और लेकिन उद्देश्य दोनों का क्या है, सेम है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि जो लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेसिंग है या लैंग्वेज सीखने की जो प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं दोनों तरीके से हो सकती है। कंटिन्यूटी प्रोसेस में भी हो सकती है, जो है ग्रेजुअली हो सकता है, या हम कहीं कहीं उसे डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के अंतर्गत भी या इस प्रकार से भी हम कहीं कहीं अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं, लैंग्वेज का विकास कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि यहां पर देखेंगे एक चीज और है, others hand the discontinuity theory says that development occurs in series of distinct stage। यानी कि डिस्टिंक्ट स्टेज की बात की जा रही है, जो कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाषा को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए निश्चित रूप से एक क्रमागत विकास के साथ साथ, क्रमागत डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं न कहीं आपको जो है डिस्टिंक्ट स्टेज के थ्रू भी अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को कहीं न कहीं लर्न करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और दोनों थ्योरी को मानने वाले लोग हैं। कुछ का मानना है कि हम क्रमागत रूप से डेवलपमेंट करते हैं। एक चाइल्ड जब बार्न करता है, जन्म लेता है, तो वो धीरे धीरे अपने वर्ड को अल्फाबेटिक रूप से, फिर वर्ड के रूप में, फिर सेंटेंस के रूप में अपनी लैंग्वेज को सीखता है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे जैसे उसको फिजिकली ग्रोन अप करता है तो उसकी भाषा भी ग्रोन अप होती है। वह पहले इशारों में, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वह जो है एक दूसरे को इंगित करके, या कह सकते हैं कि फिजिकली गेस्चर पोस्चर्स के माध्यम से अपनी भाषा कहीं न कहीं स्टार्ट करता है लर्निंग। उसके बाद धीरे धीरे अपने वर्ड पावर को इंप्रूव करता है, ग्रामेटिकली कुछ अपने आप को इंप्रूव करता है, फिर कहीं न कहीं धीरे धीरे जो है उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन कहने का सेंस ये है कि हम जो है ग्रेजुअली लैंग्वेज डेवलपमेंट तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी स्टेप आते हैं, कुछ ऐसी भी प्रक्रिया होती है जहां पर हमें भाषा को सीखने के लिए क्रमागत रूप से डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पर कहीं न कहीं हम लोग डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के अंतर्गत भी डेवलपमेंट कर लेते हैं। जैसे इस थ्योरी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है, उसे भी हम थोड़ा सा उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे वहां पर भी एक है कि संतुलित विकास और असंतुलित विकास। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जैसे अर्थव्यवस्था हमारी है, तो कभी कभी क्या है कि जब हम मंदी की तरफ चले जाते हैं, या हमारा कह सकते हैं कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो बाधित हो रहा है, उस तरह से नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या करती है, कुछ एफर्ट करती है, कुछ प्रयास करती है अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए। तो वह क्या करती है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट फॉलो अप करती है, वह रोड बनाने लगेगी, हाईवे का कंस्ट्रक्शन करने लगेगी,
या कहीं न कहीं वो मनरेगा के थ्रू कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन पारित कर देगी कि गांव में तालाब बनवाए जाएं, तालाब का जो है सुंदरीकरण कराया जाए जो पहले से बने हुए हैं, या कुछ इस तरह से डेवलपमेंट का काम कहीं न कहीं गवर्नमेंट अपने तरफ से करती है और वह किसी एक सेक्टर को पे ज्यादा फोकस करती है जहां से रोजगार निकल के आता है। जब रोजगार निकल के आता है निश्चित रूप से वहां से फिर इनकम होगी, और इनकम होगी तो जो मार्केट में फिर वो इनकम के द्वारा एक्सपेंडिचर होगा, पैसे का व्यय होगा। वो जब व्यय मार्केट में हो गई तो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं हमारी आपकी क्या करती है, बूम करती है, डेवलप करती है, और वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग एक संतुलित विकास पे भी इकोनॉमिक्स में जैसे जोर देते हैं कि हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट इस सेक्टर में करना है, थोड़ा सा डेवलपमेंट इस सेक्टर में करना है, थोड़ा सा डेवलपमेंट इस सेक्टर में करना है, चाहे वो रोड का हो, फैक्ट्री का हो, या फिर हम कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट हो। तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट क्या है, अगर सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं तो क्या है, उससे एक संतुलित विकास की अवधारणा हमारी आपकी फॉलो अप होती है। लेकिन कभी कभी होता है कि इस तरह थोड़े थोड़े डेवलपमेंट के विकास में हमें लगता है कि हो सकता है रोजगार नहीं आ पा रहा है या उससे बूम नहीं हो पाता है, तो असंतुलित डेवलपमेंट को भी गवर्नमेंट फॉलो अप करती है। जैसे वो ढेर सारा पैसा ले जाकर के रोड कंस्ट्रक्शन में ही लगा देगी एक बार में, तो उससे क्या है कि ढेर सारे रोजगार का सृजन होगा, और जो रोजगार का सृजन होगा तो उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो फिर वो कहीं कहीं एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, व्यय भी बढ़ता है, और मार्केट में फिर एक बूम की कंडीशन आती है। तो इस तरह से भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी है जो डेवलपमेंट की, कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, अपनी भाषा विकास के अंतर्गत भी देख सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर भी देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को भी फॉलो करके निश्चित रूप से जो है भाषा का विकास कर सकते हैं या लैंग्वेज लर्निंग का विकास कर सकते हैं। इसकी पिछली थ्योरी जो डेफिसिट थ्योरी थी, डेफिसिट थ्योरी में कहीं कहीं आप लोगों ने देखा था कि अभाव का जो सिद्धांत था, वहां पर जैसे जो है कह सकते हैं कि जो एक न्यू कमर चाइल्ड या जो एक कह सकते हैं कि नया स्टूडेंट्स किसी स्कूल या कॉलेज में आता है, तो वह अपने लैंग्वेज डाइवर्सिटी या कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से उस इंस्टीट्यूशंस में, उस कॉलेज में कहीं न कहीं जो उसका जो लैंग्वेज लर्निंग बैरियर होता है या जो उसका अचीवमेंट होना चाहिए वो अचीवमेंट बाधित होता है। तो इस सेंस में इन चीजों को कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए एज ए टीचर, एज एजुकेटर, एज ए कम्युनिकेटर। कहीं न कहीं अगर हम इन चीजों पर फोकस करते हैं कि जो क्लास में उसका अचीवमेंट्स होना चाहिए या जो लर्निंग अचीवमेंट्स होना चाहिए, वो कहीं न कहीं लैंग्वेज डाइवर्सिटी की वजह से बाधित ना हो, ड्रॉप आउट ना होने पाए वो स्कूल या कॉलेज से, अपनी क्लास से, या जो उसकी लर्निंग का इंटरेस्ट है वह क्या है, कम ना होने पाए। इन सब चीजों पर कहीं न कहीं हम लोगों ने डेफिसिट थ्योरी के द्वारा ये समझने का प्रयास किया था। तो हम लोग इस थ्योरी में डिसकंटिन्यूटी थ्योरी भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें लैंग्वेज लर्निंग के लिए कहीं न कहीं इस कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, इस थ्योरी को समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग जो है भाषा के डेवलपमेंट के लिए या लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड को कहीं न कहीं उसके अपोजिट आइडियाज के थ्रू भी या उसकी जो विपरीत विचारधारा है उसके थ्रू भी कहीं न कहीं उसका डेवलपमेंट हम कर सकते हैं या उसकी भाषा का विकास हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि कहने का सेंस ये है कि अगर हम ग्रेजुअली, तो एक डेवलपमेंट जो हमारा चलता है वो तो चलता ही रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं न कहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा भी एफर्ट करना चाहिए लैंग्वेज लर्निंग के लिए, या हम कह सकते हैं कि अन्य किसी भी नॉलेज के लर्निंग के लिए। जैसे सपोज दैट हम लोगों ने ये देखा है पिछली क्लासेज में कि जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग की एज है, ज्यादातर लोगों ने या जो हमारे लिंग्विस्टिक हैं उनका ये कहना है कि जब हम न्यू बॉर्न होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, या हम कह सकते हैं किशोरावस्था में जुवेनाइल कंडीशन या चाइल्डहुड कंडीशन में जब हम होते हैं, तो हमारा लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस जो होता है काफी तेज होता है। अगर हमें उस एज में कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाए, कोई भी भाषा सिखाई जाए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है हम उसको सीखने के लिए तत्पर होते हैं या एक्टिव होते हैं, या हम कह सकते हैं जो लर्निंग जो प्रोसेस होता है लैंग्वेज का वो काफी हाई होता है।
और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग जो है उस प्रक्रिया में, अपनी लैंग्वेज लर्निंग की प्रक्रिया में कहीं न कहीं काफी आगे हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं सिंपली रूप से कि जो अगर हम इस कंडीशंस में कोई चाइल्ड है या कोई भी व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से जो उसकी लैंग्वेज लर्निंग की प्रक्रिया है वो काफी तेज हो सकती है। या हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी भाषा को सीख लेता है, वो चाहे कोई भी भाषा हो। एक हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे को आप ले जाके किसी फ्रेंच या जर्मन के सोसाइटी या समाज में आप रख देंगे, तो निश्चित रूप से वह वहां की जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेगा और समझ लेगा और कहीं न कहीं उसको अपने अंदर धारण कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इस जो कॉन्सेप्ट या जो थ्योरी है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये जो कहा जाता है कि चाइल्डहुड और जुवेनाइल कंडीशंस में क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग तेज होती है, तो ये पूरी तरीके से सही भी है। इस पे कहीं न कहीं जो रिसर्च हुआ है इसको मान्यता मिली हुई है। लेकिन साथ में कहीं न कहीं जो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जो अदर लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है, अदर भाषा को हमको सीखना है, तो साथ में कहीं ना कहीं हमको जो है एक जो क्रमागत विकास की प्रक्रिया भाषा की है, उसके साथ साथ कहीं न कहीं इस थ्योरी को अगर हम एक्सेप्ट करें किसी दूसरे भाषा को लर्न करने के लिए, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, तो कहीं न कहीं यह जो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी है उसमें आपको काफी हेल्प कर सकती है उस लैंग्वेज को सीखने में और उस लैंग्वेज को लर्न करने में। तो कंडीशन कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे चॉम्स्की साहब ने भाषा के विकास पे कहीं न कहीं जोर दिया है, एलएडी के थ्रू, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू, या कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही इस पे कहीं न कहीं ये फोकस करते हैं कि कैसे एक चाइल्ड को, एक बच्चे का हम विकास कर सकते हैं। जैसे सिंपली हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया ही था कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो प्रक्रिया एक कह सकते वर्क है, उसको करने की कई तरीके हो सकते हैं। हमारा करने का तरीका कुछ और हो सकता है, आपका करने का तरीका कुछ और हो सकता है, बट जो हमारा पर्पज है, जो हमारा उद्देश्य है, क्या उसको हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये चीजों को फोकस कर सकते हैं या इन चीजों पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। हो सकता है सपोज दैट कि आपको किसी लक्ष्य पे जाना है, कहीं पे पहुंचना है, उसके जाने के दो तीन रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ते पे कोई व्यक्ति जा रहा है और एक रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा है, लेकिन दोनों पहुंच रहे हैं अपने एक ही स्थान पे जो उनका टारगेट और लक्ष्य है। तो यहाँ पर भी जैसे हमने अपने इस एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि एक प्लेग्राउंड है, दो व्यक्ति वहां पर खड़े हैं और दोनों उस प्लेग्राउंड को क्रॉस करना चाहते हैं, उसको पार करना चाहते हैं, लेकिन दोनों का तरीका क्या है, डिफरेंट है, दोनों का तरीका अलग है। जैसे M1 क्या करता है, वह ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे पैदल चल करके जो है उसकी डिस्टेंस को नापने का प्रयास करता है या मापने का प्रयास करता है। और जो M2 व्यक्ति है निश्चित रूप से वह क्या है, वॉक थ्रू के अकॉर्डिंग उस चीज को उसके डिस्टेंस को नापने की या मापने की प्रक्रिया करता है या क्रॉस करने की बात करता है। तो दोनों की थिंकिंग क्या है, डिफरेंट है, अलग है, बट दोनों का टारगेट क्या है कि मैदान को क्रॉस करना। ठीक उसी प्रकार से लैंग्वेज लर्निंग में भी हम कंटिन्यूटी थ्योरी को भी एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ साथ कहीं न कहीं डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को भी एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि कहने का सेंस हमारा यही है कि जिस प्रकार से एक बालक का विकास क्रमागत रूप से, फिजिकली रूप से उसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वह क्रमिक होता है, कंटिन्यूअस होता है, ग्रेजुअली प्रोसेस में होता है, निश्चित रूप से हम उसके साथ साथ देखेंगे कि वह जो है अक्रमागत रूप से भी कुछ उसका डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स को भी हम यहाँ लोग कह सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स यानी कि कॉग्निटिव लैंग्वेज
इज अ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि हम जो है संज्ञानात्मक विकास के द्वारा भी भाषा की जो है डेवलपमेंट या लैंग्वेज के डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि जैसे हम सपोज दैट देखते हैं कि किसी भी विकास के क्रम में या प्रक्रिया में एक जो हमारा मूल रूप से या बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वह तो होता ही रहता है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का भी जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं ना कहीं सृजनात्मकता की जो विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है, वह उसको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दूसरे लोगों से डिफर कर देता है। सपोज दैट करिए कि हम इसको साइकोलॉजी के कहीं कहीं कॉन्सेप्ट को देखने से प्रयास करेंगे, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से इसको देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। सपोज दैट करिए कि एक ही इन्वायरमेंट में दो बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, निश्चित रूप से दोनों फिजिकली रूप से उनका जो ग्रोथ है, सेम हाइट है, सेम रूप से उनका क्या है विकास हो रहा है, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी सेम है, यानी कि सेम इन्वायरमेंट में कहीं न कहीं उनका लालन पालन हो रहा है। उनका जो ग्रोथ हो रहा है निश्चित रूप से वह समान रूप से हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक जो चाइल्ड है उसका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है वो क्या है थोड़ा सा बेहतर है, और अगर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स उसके बेहतर हैं तो निश्चित रूप से फिर वह अपने अदर जो चाइल्ड है या बच्चा साथ में उसका डेवलपमेंट हो रहा है या पालन पोषण हो रहा है उससे कहीं न कहीं डिफर हो जाएगा। उसका जो कह सकते हैं विकास है वो अलग हो जाता है। आप इन द सेंस ये देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान या उसकी जो कह सकते हैं पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है या जो पर्सोना हमारे आपके सामने दिखाई देता है वो कहीं न कहीं उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट से डिफर करता है, वरना सभी व्यक्ति तो एक जैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा सा हाइट का अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है वह कहीं कहीं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू बेहतर दिखाई देता है। और आप ये लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट है चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो या फिर हम लैंग्वेज के रूप से भी देख सकते हैं, भाषा के विकास के रूप से भी देख सकते हैं कि अगर उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का जो डेवलपमेंट बेहतर होता है तो लैंग्वेज का भी जो डेवलपमेंट होता है वह बेहतर हो सकता है। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है अक्रमागत रूप से हम कह सकते हैं क्या कि बेहतर हो सकती है अगर वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू उसको हम देख सकते हैं या उसका डेवलपमेंट हो सकता है। कहने का सेंस यहाँ पर सिर्फ यही है कि भाषा के विकास के लिए, लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को देखा है और इसके साथ कहीं कहीं कंटिन्यूटी थ्योरी को भी देखा है, तो चॉम्स्की साहब का ये कहना है कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए यह थ्योरी भी कहीं कहीं अपने आप में हेल्पफुल है। इसकी सहायता से भाषा का डेवलपमेंट किया जा सकता है, भाषा की जो प्रक्रिया सीखने की है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, और इस थ्योरी के माध्यम से कहीं न कहीं जो है एक चाइल्ड को एक बेहतर कह सकते हैं लिंग्विस्ट के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। वह उसकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसका जो विकास होता है, उसके साथ साथ कहीं अगर जो सेकेंडरी लैंग्वेज को भी जानना है या अदर लैंग्वेज को जानना है तो हम कह सकते हैं कि यह थ्योरी बेहतर रूप से वर्क कर सकती है, क्योंकि जो अगर क्रमागत विकास के अंतर्गत वो अपने ही इन्वायरमेंट में कहीं कहीं डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, लेकिन अगर हम डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को उसके साथ ऐड करते हैं, इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि निश्चित रूप से वह अदर लैंग्वेज को सीखने के लिए एबल हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग पावर उसकी क्या है बढ़ सकती है। और आप ये देख सकते हैं कि एक बच्चा, एक चाइल्ड जो है, अगर उससे कई भाषाओं का जानकार बनना है, उसे लिंग्विस्टिक के रूप में अपनी पहचान बनानी है, तो निश्चित रूप से यह थ्योरी जो है उसको क्या है हेल्पफुल हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है। तो कहने का सेंस ये है कि हमने इस थ्योरी पर आज थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से आप इसको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, इसको हम और भी क्लियर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन है हमारी थ्योरी का, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी का जो कंक्लूजन है, हम इसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी थ्योरी के साथ साथ
डिसकंटिन्यूटी थ्योरी भी अपने आप में क्या है, हेल्पफुल है। अगर आपको एज ए लिंग्विस्टिक रूप में काम करना है, अपनी पहचान एज ए बहुभाषाविद के रूप में बनानी है, तो निश्चित रूप से आपकी जो ग्रेजुअली हम लोग डेवलपमेंट करते हैं अपनी भाषा का या अपनी मातृभाषा का, अगर हमें दूसरी भाषाओं को लर्न करना है, सीखना है, उसको जानना है, समझना है, तो निश्चित रूप से यह थ्योरी हमें क्या है, हेल्पफुल करती है उस भाषा को जानने और सीखने में। तो आपने ये देखा कि अपोजिट आइडियाज के थ्रू भी कहीं ना कहीं हम लोग अपनी उस भाषा को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। वेरी वेरी थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर अदरवाइज आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप सजेशन अपना दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, और हम आपके अकॉर्डिंग निश्चित रूप से आपको भी डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। निश्चित रूप से हम अपने तरफ से एफर्ट करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मेरा ही एक मकसद है, मेरा उद्देश्य है कि हमारे जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं या जो इस प्रोग्राम में हमारे बच्चे साथ में जुड़े हैं, निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए नॉलेज या ज्ञान के द्वारा अपना विकास कर सकें, अपना परिमार्जन कर सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।